Asri takrirler कामरेडो तैमूर पे कुरान का प्यारी माँ या आज से बारे में बच्चन जुमला जेके प्रोफेसर इरफान हबीब पंजे ने किताब में लिखा जो खास तौर पे मैं यूरो सेक्टर जवाब सम डालती है मार्क्स या वैसा हमने लिखे तो अगर जदीद तारीख में कोई एक शख्स है जो किसी तौसीफ़ का मोहताज नहीं तो वो कार्ल मार्क्स है। और किसी भी सूरत में कोई कसीदा क्या उस पैराग्राफ से कोई मौजूद हो सकता है। 1853 में ये तय करना कि इस्तेमारी आज़ादी हासिल हो ना कि महज इस्तेमारी इस्लाहात हों, जो कि यूरोपीय सोशलिस्ट तारीख का एक था मकसद था। फिर उससे आगे बढ़कर कौमी आज़ादी की जानिब देखना जिससे वो हिंदुस्तानी अवाम ने खुद अपनी जदोजहद से हासिल किया। एक वाक़या समझना कि खुद यूरोपीय मेहनतकश तबके की आज़ादी से भी कबल रोनुमा हुआ। ऐसी दूररस नज़र और विजन सिर्फ तनहा कार्ल मार्क्स ही हो सकता है। ये 1857 का वो पूरी जगह तारीख हुई उनमें कार्ल मार्क्स या बदल दर्जे के हिंदुस्तान के बारे में ख्याल तो यार जेका यूरोप है जेका यूरोप सेंटर का बाहर आहे जेका वधीक वो सुलझा इन संस्थान का पोइ मां आख़िरी कमेंट तैमूर से गुज़ारिश कंदुसि तो कमेंट आप अस्सलाम वालेकुम साथियों। सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा कि शायद आपको कोई मेडल या अवार्ड तैयार करना चाहिए था मेरे लिए, इसलिए क्योंकि ना सिर्फ पूरे पाकिस्तान में ऐसी पुरमगज़ गुफ्तगू हैदराबाद के अलावा कहीं नहीं मिलती, बल्कि मेडल मुझे इसलिए मिलना चाहिए कि इतनी मुश्किल पुरमगज़ गुफ्तगू मैंने सारी सिंधी ज़बान में सुनी है। और यकीन जाने 2 घंटे मैंने जितनी ज़हनी मुशक्क़त की है ना कि मैं एक एक आपके लफ्ज़ को समझूं, आपके नुक्ता नज़र को समझूं, तो शायद आपको मुझे भी कोई अवार्ड देना चाहिए। मगर वाकई मैं दोबारा से ये कहूँगा, जब भी मैं हैदराबाद आता हूँ तो मैं हैरान रह जाता हूँ कि जो डिबेट का, डिस्कशन का, गुफ्तगू का जो स्टैंडर्ड है, कसम से वो पूरे पाकिस्तान में कहीं ऐसा स्टैंडर्ड नहीं है जैसा आप लोगों का स्टैंडर्ड है। और जितना सब्र से, तअम्मुल से आप लोग गुफ्तगू सुनते हैं, वाकई मैं अगर हैदराबाद में शायद पैदा होता तो लाल बैंड बनाता ही ना, रोते ना पाते, सीधे सीधे गुफ्तगू कर लेते हैं। तो जनाब हमीद फुमरो साहब, सबसे पहले तो आपका मैं मशकूर हूँ। डॉक्टर अनवर शाहीन साहब ने जो किताब जिसका तर्जमा किया वो मुबारकबाद के मुस्तहक है। हैदराबाद रोशन ख्याल फोरम का हैसियत मजमूई में मशकूर हूँ कि आपने दावत भी दी और इतनी खूबसूरत महफिल का अहतमाम भी किया। और गुफ्तगू सुनने का भी मुझे बहुत मज़ा आया। और जितने शायद मैंने सारी ज़िंदगी में इतनी हिंदी नहीं सीखी होगी जितनी मैंने आज 2 घंटे में सीखने की बहरहाल कोशिश की। और मुझे फ़ील हुआ है कि हाँ, मुझे कुछ बातें समझ भी आ रही हैं। मगर मैं बातों का डायरेक्ट जवाब इसलिए नहीं दे सकूँगा क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ज़बान की बैरियर्स की वजह से जो नुआंसेस हैं, जिसको अंग्रेज़ी में कहते हैं, जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, वो मैं पूरी तरह से पकड़ नहीं पाऊँगा। तो लिहाजा मैं किसी भी फ़र्द की गुफ्तगू का जवाब डायरेक्टली नहीं दूंगा, मगर ओवरऑल बातचीत करना समझता हूँ कि ओवरऑल बातचीत करूँगा तो बेहतर है। तो आपके सामने ये बात जिक्र करना चाहूँगा कि मार्क्सी इंडियन हिस्टोरियोग्राफी का भी एक हेगेलियन आर्क मुझे नज़र आता है। जिस तरह हेगल कहता है ना, सिंथेसिस, एंटीथेसिस और थीसिस, एंटीथेसिस, सिंथेसिस, वैसे तो हेगल ने ये लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किए, मगर बहरहाल वो डायलेक्टिक आपको नज़र आता है। तो मुझे इंडियन हिस्टोरियोग्राफी, मार्क्सिस्ट हिस्टोरियोग्राफी में भी ऐसा एक बड़ी आर्च नज़र आती जो बड़ी दिलचस्प है। वो ये देखें कि मार्क्स से पहले जो लोग इंडिया पर लिख रहे थे, वो कॉमरेड ने बिल्कुल ठीक कहा कि इंतहा दर्जे के ओरिएंटलिस्ट हैं। और एडवर्ड सईद ने भी बिल्कुल उनकी धज्जियाँ उड़ाई और उड़ानी भी चाहिए।
दिलचस्प बात यह कि एडवर्ड सईद ने मार्क्स पे तो बहुत ही कम लिखा, मैं हैरान था जब मैंने किताब पढ़ी, मगर दूसरे राइटर्स ने एडवर्ड सईद के कंधे से फिर बड़ी बंदूकें चलाई मार्क्स के खिलाफ। ये बात कि इंडिया की हिस्ट्री स्टैग्नेंट है, इसको हेगल ने तो बिल्कुल कहा और बहुत सारे लोगों ने कहा, हेरोडोटस से आगे सभी ने कह दिया, मगर मार्क्स का इस पर नुक्ता नज़र वो नहीं है जो उन ओरिएंटलिस्ट वेस्टर्न थिंकर्स का। उन्होंने कहा कि ये डिस्पोटिक है सारे का सारा मामला। मार्क्स ने अपने डायरेक्ट वर्क्स में लिखा कि जनाब आली मैं कोई ज़्यादा मुझे फ़र्क नहीं नज़र आता यूरोपियन फ्यूडलिज्म के अंदर और ईस्टर्न हुकूमतों के अंदर, एक ही तरह के दोनों जालिम लोग हैं। ये डायरेक्टली लिखा हुआ है, उसकी कोटेशन है। यह है कि ईस्टर्न फिलॉसफी मिस्टिकल है, टोटली ईस्टर्न लोग मिस्टिकल है। ये भी बिल्कुल दुरुस्त बात ना मार्क्स ने कभी कही ना दुरुस्त बात है। आफ्टर ऑल ईस्टर्न फिलॉसफी तो बहुत बड़ी, मगर मार्क्स ने कई जगह मुस्लिम फ़िलासफ़र्स का जिक्र किया और उनको बड़ा उनको एक्युलेट भी पेश किया। फिर ये कि जिस तरह वेस्टर्न राइटर्स ने लिखा ईस्टर्न हिस्ट्री के बारे में, उन्होंने वेस्टर्न जो ट्राइपार्टाइट डिवीजन थी तारीख की, उसी में ही ईस्टर्न हिस्ट्री को ढालने की कोशिश। ये सबसे अहम बात है जो मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ कि जिस तरह यूरोपियन हिस्ट्री के अंदर एक ग्रेको रोमन पीरियड था, फिर एक मिडीवल क्रिश्चियन पीरियड था और फिर एक जदीद सरमायादाराना इनलाइटनमेंट वगैरह वाला पीरियड था, तो जितने यूरोपियन थिंकर्स थे बशमूल जेम्स मिल, जॉन स्टुअर्ट मिल वगैरह, सारों की इस पीरियड में कोशिश ये थी कि वही ट्राइपार्टाइट डिवीजन वो वो ईस्टर्न हिस्ट्री को भी दे। तो लिहाजा जब जेम्स मिल ने अपनी किताब लिखी इंडियन हिस्ट्री पे, तो उसने कहा जी एक इंडो पीरियड था, ये एंशिएंट हिस्ट्री है इंडिया की, एक मुस्लिम पीरियड था, ये मिडीवल हिस्ट्री, और एक ब्रिटिश पीरियड है, ये मॉडर्न हिस्ट्री। लो जी गन मोकली। और उन्होंने ईस्टर्न यूरोप लोगों को इसेंशलाइज किया एज पीपल कि ये सारे मिस्टिकल हैं, ये सारे डिस्पोटिक हैं, ये सारे ये हैं वो। देखिए मार्क्स ने कि सारे नुक्ता नज़र को टोटली रद्द किया। पहली बात तो ये कि तारीख का मादी तस्वर इस नुक्ता नज़र के खिलाफ है कि आप किसी भी लोगों को इस तरह से इसेंशलाइज कर सकें कि ये मिस्टिकल है या वो रैशनल है। टोटल रबिश। जिस तरह के आपके मादी हालात होंगे उसी तरह के आपके ख्यालात होंगे, जिस तरह के आपके ख्यालात होंगे उसी तरह आप मादी हालात को तब्दील करेंगे, जिस तरह वो तब्दील शुदा मादी हालात होंगे उसी तरह आपके ख्याल भी और मज़ीद तब्दील होंगे। ये वो डायलेक्टिक ऑफ हिस्ट्री है जिसमें मार्क्स ने कहा कि कोई भी पॉपुलेशन हो, कोई भी लोग हो, वो अपने हालात को तब्दील करते हुए अपने आप को तब्दील करते हैं और अपने आप को तब्दील करते हुए अपने हालात को भी तब्दील करते हैं। तो जब उसने ये डायलेक्टिक दे दिया तो किसी किस्म का रेशियल एसेंशियलिज्म तो वहीं पे ही ख़त्म हो गया, किसी किस्म का रेसिज्म वहीं पे दफन हो गया। और फिर मज़ीद उसने जब अपनी तहकीक करनी शुरू की तो 1850 से पहले तो उसने यूरोप से आगे कुछ देखा ही नहीं था, उसने पढ़ा ही नहीं था। वो खुद कहता है कि मैंने इंडिया की हिस्ट्री नहीं पढ़ी, मैंने चाइना की हिस्ट्री नहीं पढ़ी, मैंने अफ्रीका की हिस्ट्री नहीं पढ़ी। उसने यूरोप की तारीख पढ़ी और यूरोप की जो तारीख पढ़ने के बाद उसने 1848 में कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लिखा जिसमें इंडिया या ईस्ट के बारे में थोड़ा सा ही जिक्र है। और वो जिक्र इतना ही है कि देखो यूरोपियन सिविलाइजेशन ने अपनी सस्ती कमोडिटीज से किस तरह से इन सिविलाइजेशंस को तबाह बर्बाद भी किया, कॉलोनाइज भी किया और अपने सांचे में डालने की कोशिश भी की। फिर जब मार्क्स आगे 1850s में तहकीक करता है, न्यूयॉर्क ट्रिब्यून के लिए आर्टिकल लिखता है, तो फिर पहली दफ़ा वो इंडियन हिस्ट्री को समझने की कोशिश करता है। और फिर उसमें वो ये कहता है, अपने दोस्त एंगल्स को लेटर लिखता है और कहता है कि यार ये जो सारी इंडियन हिस्ट्री है ये तो हमसे है बिल्कुल ही मुख्तलिफ है। मतलब यूरोपियन हिस्ट्री एक तरफ और इनकी तारीख हमसे बिल्कुल ही अलग और मुख्तलिफ है। और इनको समझने के लिए मैं जिस नतीजे पे पहुंचा हूँ वो ये है कि उन इलाकों में, अगेन वो इलाकों की बात कर रहा है, उन इलाकों में जहाँ पे मानसून्स चलते हैं, जहाँ पे पानी आम पूरे साल में बारिश के ज़रिए नहीं आता, वहाँ पे ज़राअत तभी मुमकिन बन सकती है जब ये कोई ना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा बनाए जिससे कि पानी को कंट्रोल किया जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट इंसाइट है, एक की इंसाइट है मार्क्स की।
कि जहाँ पानी की किल्लत होगी वहाँ ज़मीन से ज़्यादा अहमियत पानी रखेगी। देखिए बहुत सारे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, ज़मीन एक मीन ऑफ प्रोडक्शन है, ज़राए पैदावार है, मगर ज़मीन में कुछ नहीं हो सकता जब तक वहाँ पानी ना हो। जहाँ पानी आम होगा वहाँ पे ये सवाल ही नहीं पैदा होगा कि पानी को कंट्रोल कैसे किया जाए। जहाँ पे पानी आम नहीं होगा वहाँ पे ये सवाल पैदा होगा कि जो पानी को कंट्रोल करेगा वो आबादी को भी कंट्रोल कर सकता। तो मार्क्स ने ये लिखा कि अगर हमने इन सिविलाइजेशंस को समझना है तो इस बात को समझना होगा कि ये पानी के कंट्रोल पर, पानी पर क्या कंट्रोल था, कैसे कंट्रोल था, किन का कंट्रोल था, फिर हमें समझ आएगी ईस्टर्न सिविलाइजेशंस का जो सीक्रेट है वो समझ आए। और आप देखें कि मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन को ले लें, दरियाओं पर बनी हुई, उन्होंने जो अपना पूरा इरिगेशन सिस्टम बनाया वो ज़माने का सबसे एडवांस्ड इरिगेशन सिस्टम था। इसी तरह मिस्र के अंदर जो नाइल की फ्लडिंग थी उसको कंट्रोल करना, उसी के साथ मिस्र के फेरोनों का पूरा रिलीजन जुड़ा हुआ था। बेबीलोन का रिलीजन भी उनके इस पूरे सिस्टम के साथ जुड़ा हुआ था। और इंडस वैली के हवाले से भी हम ये कह सकते हैं कि कारेज वगैरह, खैर वो तो पूरा आगे तक जाता है, मगर अपने ज़माने का एडवांस्ड इरिगेशन सिस्टम था जिसने पॉसिबल किया कि वो सिटी लाइफ वगैरह पैदा। ये जो इंसाइट थी ये फंडामेंटल इंसाइट थी। और इसके नतीजे में फिर आके उसने और चीज़ों को एलैबोरेट किया, विलेज कम्युनिटी। फिर उसने ये कहा कि इसी के साथ जुड़ा हुआ निज़ाम ये है कि वो रेंट, क्योंकि लैंड पर नहीं है बुनियाद रख रहा वो सारा सिस्टम, वो सारा सिस्टम है इस चीज़ पर, वाटर की रिसोर्स को कंट्रोल करने पर बुनियाद रखता है। उसी के इर्द गिर्द विलेज कम्युनिटी इस तरीके एक मखसूस तरीके से ऑर्गेनाइज होती है। उसी के इर्द गिर्द टैक्स एक मखसूस तरीके से ऑर्गेनाइज किया जाता है। और उसी के इर्द गिर्द ज़मीन को किस तरह से मलकियत बनाया जाता है, किस किस्म की मलकियत बनाया जाता है, वो भी इसी सारे कारो मदार उनके मादी मारूजी हालात के साथ जुड़ा। मैं कहता हूँ इट्स अ फैंटास्टिक इंसाइट इनटू अंडरस्टैंडिंग दो सोसाइटीज़ जो कि यूरोप से डिफरेंट जियोग्राफी रखती, डिफरेंट क्लाइमेट रखती है, डिफरेंट मादी मारूजी हालात रखती है। मैं कहता हूँ कमाल कर दिया उसने। जब मैंने भी पहली दफ़ा पढ़ा तो मेरा भी दिमाग करके खुला और मैंने कहा यार ये तो बड़ी कोई नई बात है। दूसरी बात देखिए, उसने कहीं पर भी ये नहीं कहा कि जो ब्रिटेन ने किया बड़ा अच्छा किया, मैं सपोर्ट करता हूँ। देखिए उसने जो है, नो नॉट एट ऑल। जितनी बगावतें हुई कॉलोनियलिज्म के खिलाफ, हर बगावत को मार्क्स और एंगल्स ने सपोर्ट किया, चाहे वो 1857 का रिवोल्ट हो या इंडिया के चीन के अंदर बगावतें हो, तमाम बगावतों को सपोर्ट किया। मगर उसने जो बात कही वो हेगेलियन बात थी, इस सेंस में कि जिस तरह सरमायादारी निज़ाम खुद वो कॉन्ट्रडिक्शंस पैदा करता है, वो तजाद पैदा करता है, जिसके नतीजे में सरमायादारी निज़ाम अपने ही कब्र खोदने वाले पैदा करता है। तो मार्क्स ने वो उसी किस्म का हेगेलियन पैराडॉक्स आप कह लें इंडियन हिस्ट्री पर भी लगाया और ब्रिटिश इंडियन हिस्ट्री पर लगाया कि इस वक्त तो ऐसे ही महसूस हो रहा है कि ब्रिटेन जिसका दुनिया का सबसे बड़ा एम्पायर है, बस ये तो छा गए हैं। मगर मार्क्स समझाने की कोशिश कर रहा है कि इस एम्पायर ने ही वो कंडीशंस पैदा करनी है जिसकी वजह से ये एम्पायर टूटेगा। मतलब है ये एम्पायर वही हालात पैदा कर रहा है जिसकी वजह से ये इसने खुद तबाह होना है। और वो क्या है कि ये एम्पायर जो है नई सनत, इंडस्ट्री, रेलवेज इंट्रोड्यूस कर, और वो कहता है इसकी वजह से जो तजादात पैदा होंगे अब इंडियन सिविलाइजेशन में, ये नहीं कह रहा वो कि लो जी इससे इंडियन लोग जो है वो बड़े अक्लमंद हो जाएंगे, ना ना ना। वो कह रहे हैं इसकी वजह से जो तबकात पैदा होंगे, जो कॉन्ट्रडिक्शंस पैदा होंगी, उसके नतीजे में कॉलोनियलिज्म टूटेगा। ये शर्त लगा ले। और वो प्रेडिक्शन जिस तरह आपने इरफान हबीब की कोटेशन सुनाई 100% करेक्ट साबित, इतनी करेक्ट परसेंट साबित हुई कि इंडियन मार्क्सिस्ट कहते हैं कि ये मार्क्स की ये कंट्रीब्यूशन अंडर अप्रिशिएटेड है। कि वो क्या रहा है, वो हेगेलियन कॉन्ट्रडिक्शन दिखा रहा है आपको इनसाइड द कॉलोनियल सिस्टम। ये उसकी ग्रेटनेस है। अब प्राइवेट प्रॉपर्टी पे काफ़ी डिस्कशन हुई, इसमें कुछ उबान मुझे मार्क्स और एंगल्स की अपनी टर्मिनोलॉजी में भी नज़र आता है। उबाम ये है कि जब ऑरिजिन्स ऑफ द फैमिली में एंगल्स लिखता है तो कई जगह वो ये लिख देता है कि उस ज़माने उस पीरियड के अंदर प्राइवेट प्रॉपर्टी डेवलपमेंट, मगर फिर कई जगह उसी किताब में भी और किताबों में मार्क्स और एंगल्स लिखते हैं
कि ईस्ट डिड नॉट डेवलप प्राइवेट प्रॉपर्टी, नॉट इवन लाइक द प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑफ फ्यूडल यूरोप। अब ये बड़ी अजीब सी स्टेटमेंट लगेगी, टर्मिनोलॉजी कुछ आगे पीछे है, क्योंकि फ्रैंकली यूरोप के अंदर भी गौर से सुनिएगा, जो वहाँ के फ्यूडल लॉर्ड्स की ज़मीन थी, सरकार लीगली स्पीकिंग वो किंग की ज़मीन थी, वो भी किंग की ज़मीन, और वो जानते थे इस बात को। ये नहीं कि उनके लिए कोई नई बात मैं कर रहा हूँ। और दूसरी बात जो अपनी राइटिंग्स में वो लिखते हैं, वो कहती है कि एशिया के अंदर तमाम ज़मीन किंग की नहीं है। ये भी मैं आपको कोटेशन दिखाता हूँ। बल्कि वो कहते हैं कई लेवल्स हैं ज़मीन के, कुछ ज़मीन बादशाह की है, कुछ ज़मीन जो है वो लोकल पोटेंट्स की है, कुछ ज़मीन वो कहते हैं विलेज कॉम्यून की है। सर जी ये और कीजिए, यानी कि वो ये कह रहे हैं, वो ये नहीं कह रहे कि सारी ज़मीन बादशाह की थी, बल्कि वो ये कह रहे हैं कि प्योर प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है, इवन फ्यूडल प्राइवेट प्रॉपर्टी लैंड में नहीं है, और कुछ अरेंजमेंट है जो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, जिसको अभी हमें समझना है और समझने की कोशिश करनी, कॉम्प्लिकेटेड अरेंजमेंट। मगर वो निजी मलकियत जो हमें यूरोप में नज़र आती है वो एशिया में नज़र नहीं आती। इसका क्या मतलब है कि मलकियत नज़र नहीं आती? दैट्स नॉट व्हाट देयर सेइंग, बिकॉज आप सही कह रहे थे कि मलकियत होगी तो सरप्लस वैल्यू होगी, मगर मलकियत सिर्फ दो किस्मों, मलकियत जो है सिर्फ एक किस्म की नहीं है, निजी मलकियत या नो मलकियत। नो, आप कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो पे भी गौर करें और राइटिंग्स पे भी गौर करें, मलकियत की कई कैटेगरीज हैं। एक अगर पब्लिकस, एक अगर प्राइवेटस, जो रोमन सिविलाइजेशन में दो ड्यूअल प्रॉपर्टी सिस्टम था, ये मार्क्स एंगल्स लिखते हैं। फिर फ्यूडल अरेंजमेंट ऑफ प्रॉपर्टी एक मखसूस किस्म की मलकियत है। क्यों? क्योंकि उसमें जो सर्फ है वो ज़मीन के साथ बचा हुआ है, वो ज़मीन से अलग है ही नहीं, उसको फायर करने का कोई तसव्वुर नहीं है, उसको अनएम्प्लॉय करने का कोई तसव्वुर नहीं है, तो ये एक और किस्म की है। फिर इंक्लोजर मूवमेंट के बाद ज़मीन की मलकियत और तब्दील होती है कि अब ये प्योर बूर्जुआ प्राइवेट प्रॉपर्टी है, जिसमें कि जो काम करने वाला है वो, मैं उसको तनख्वाह पे, अगर मैं सरमायादार हूँ उसको तनख्वाह पे रखूँगा। आपने नज़र ये आया कि मलकियत की मुख्तलिफ शक्लें हैं। एक शक्ल, एक तो वो जो कि है ही नहीं मलकियत, क्योंकि मलकियत एग्जिस्ट नहीं करती। फिर एक वो कि जिसमें एक ट्राइब, पूरी की पूरी ट्राइब एक ट्राइबल लैंड को कलेक्टिवली ओन करती है। ये क्लियरली मार्क्स ने जर्मन आइडियोलॉजी में भी लिखा, उस वक्त उसने कहा ये फर्स्ट स्टेज था। फिर उसके बाद ये कि वो ड्यूल प्रॉपर्टी में तब्दील होती हुई हमें नजर आती है। एंशिएंट सोसाइटी में ड्यूल प्रॉपर्टी की शक्ल नजर आती है। एगर पब्लिकस जो है वो रोम के रियासत की मलकियत थी, और एगर प्राइवेटस का मतलब ये था कि ये रोम के पेट्रियार्क्स की निजी मलकियत थी, और वो दोनों मलकियतों में गुलामों से काम करके सरप्लस कमाते थे, वैल्यू नहीं सरप्लस कमाते थे। सो वेरी इंटरेस्टिंग। तो कॉम्प्लिकेशंस हमें नजर आनी शुरू हुई यहाँ पे। सो मार्क्स एंड एंगल्स का बिल्कुल ये नुक्ता नज़र था कि एशिया के अंदर हमें ना कैपिटलिस्ट प्राइवेट प्रॉपर्टी नज़र आती है, नो, मतलब डोमिनेंट फॉर्म, ये नहीं कि है ही कोई नहीं, थोड़ी बहुत तो है, मगर ये कि हेजेमोनिक फॉर्म क्या है। ना हमें फ्यूडल प्रॉपर्टी नज़र आती है, नो, ना हमें रोमन प्रॉपर्टी फॉर्म नज़र आता है, नो। कहता है इनका और ही कुछ सिस्टम है। भाई मैं तो समझने की कोशिश कर रहा हूँ ये है क्या सिस्टम, और क्योंकि उसके पास वक्त नहीं, जैसे बख्शन ने कहा, वो सरमायादारी निज़ाम पे फोकस कर रहे हैं, तो इस वजह से उन्होंने ब्रॉड आउटलाइंस में इसको छोड़ दिया कि आगे साइंसदान आएंगे इसको समझने की कोशिश करें। अब आगे सर ये हुआ कि वर्ल्ड वॉर 1 के बाद एक बड़े पैमाने पर नेशनलिस्ट मूवमेंट्स उभरनी शुरू हो गई, जैसे मार्क्स ने कहा भी था, उसकी ख्वाहिश भी थी। और लेनिनग्राड में 1928 से 31 तक एक डिबेट हुई जिसको कहते हैं लेनिनग्राड डिस्कशंस, कि ये जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के अंदर नेशनलिस्ट मूवमेंट्स उभरी है, इसमें हमें क्या नुक्ता नज़र रखना चाहिए। और उन डिबेट्स में सोवियत पार्टी के लोगों के दरमियान जो डिबेट हुई, उसमें उन्होंने एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन, जो मार्क्स का एक ब्रॉड थीसिस था, बहुत ही ब्रॉड थीसिस है क्योंकि पूरा एशिया उसमें शामिल कर दिया उसने। एशिया में बड़ी कम्प्लेक्सिटीज़ हैं, उन कम्प्लेक्सिटीज़ में गया ही नहीं, उसके पास टाइम ही नहीं था, तो उन्होंने कहा इसको ज़रा रहने दो, इसमें बड़ी कन्फ्यूजन पैदा हो जानी है। लोगों ने ये सबसे बड़ी कन्फ्यूजन उनके जहन में खदशा ये था कि लोग, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के लोग, कॉलोनियल कंट्रीज़ के लोग ये कहेंगे कि मार्क्सिज्म किसी ना किसी एतबार से
कॉलोनियलिज्म की हमायत कर रहा है। ये इल्ज़ाम नहीं वो चाहते थे अपने ऊपर, तो लिहाजा उन्होंने एक नया थीसिस दिया। नया थीसिस ये था, गौर से सुनिएगा, कि जो पाथ ऑफ डेवलपमेंट यूरोप ने फॉलो किया, कमोबेश वही पाथ ऑफ लीनियर पाथ कह ली उसको ऑफ डेवलपमेंट थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज भी फॉलो कर रही, यानी वो वही अतवार स्टेजेस से थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज गुजर रही हैं, कॉलोनियल कंट्रीज। यानी कि इनका भी ऐसा पीरियड होगा जो प्रिमिटिव कम्युनिज्म का, फिर उसके बाद कोई ऐसा पीरियड होगा जो स्लेव सोसाइटी का, फिर उसके बाद कोई ऐसा पीरियड होगा जो कि मिडिवल फ्यूडल सोसाइटी का है। और अब वो सरमायादारी पे जाने ही लगे थे कि ब्रिटिश कमबख्त आ गए, उन्हें तबाह कर दिया, डिइंडस्ट्रियलाइज कर दिया, अपने लिए इस्तेमाल कर दिया। सो ये थीसिस है एशियाटिक फ्यूडलिज्म। अब उन्होंने एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन और फ्यूडलिज्म की टर्मिनोलॉजी मिक्स कर ली, ताकि उनका मेन मकसद ये था कि वो वाम ना हो। 1938 के अंदर जेवी स्टालिन का अगर आप मजमून पढ़ें, डायलेक्टिकल एंड हिस्टोरिकल मटीरियलिज्म, तो उसके अंदर भी कुछ इसी किस्म का नक्शा खींचा गया। अगरचे उसमें ये बात नहीं कही गई कि इंडिया इन 5 स्टेजेस से फॉलो कर रहा है। हमने खुद यानी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के कम्युनिस्टों ने उस वक़्त ये नतीजा अखज़ कर लिया कि कोई ना कोई ऐसा पीरियड होगा हमारी तारीख में जो स्लेव सोसाइटी का होगा, जो फ्यूडलिज्म का होगा, फिर अब कैपिटलिज्म। अब शुरू हो गई दौड़ कि वो दरियाफ्त करें कि वो कौन सा पीरियड था जिसमें हम स्लेव सोसाइटी थे, फ्यूडल थे और फिर अब कैपिटलिस्ट हैं। चाइना के लोगों ने ये कहा, थीसिस दिया कि स्लेवरी, द ट्रांजिशन फ्रॉम स्लेवरी टू फ्यूडलिज्म was completed in the 3rd century BCE, यानी जीसस क्राइस्ट से भी 300 साल कबल चीन के अंदर स्लेव सोसाइटी ख़त्म हो गई थी और फ्यूडलिज्म शुरू हो गया था। अब आपको भी पता ही होगा कि यूरोप के अंदर बजाते खुद फ्यूडलिज्म जो है उसका पीरियड जो है वो फॉल ऑफ रोमन एम्पायर के बाद से है। फॉल ऑफ रोमन एम्पायर के बाद से, रोमन एम्पायर पीछे है, यानी कि वो तो उसकी जो पीक है वो 9th सेंचुरी AD है। तो चीनी मार्क्सिस्ट दानिश्वरों ने उसको तारीख में इतना पीछे 2-2.5 हज़ार साल पीछे ले गए कि हम तो 2.5 हज़ार साल पहले ये कर चुके थे। इट कांट बी राइट, इट कांट बी करेक्ट। माजरत के साथ CPI ने भी ये थीसिस अडॉप्ट किया। उन्होंने कहा कि जी जो भी निज़ाम था ब्रिटिश से पहले वो फ्यूडलिज्म था, उन्होंने भी अडॉप्ट कर लिया, हमारे पास भी वो आ गया। फिर उसमें वो डिबेट हुई, पीपल्स डेमोक्रेसी, नेशनल डेमोक्रेसी वगैरह। अब 1950s में जाके कार्ल मार्क्स के कुछ ऐसी चीज़ें शाया होनी शुरू हुई जो पहले नोट्स की शक्ल में थी और शक्लों में थी, जो मार्क्स एंगल्स इंस्टीट्यूट ने शाया की। जब वो शाया हुई तो लोगों ने कहा भाई कार्ल मार्क्स और एंगल्स के लिए ये एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन बड़ा सीरियस कॉन्सेप्ट था। ग्रुनरसा का आपने जिक्र किया, उसमें कुछ ऐसे ऐसे पैसेजेस हैं जो मैं कम से कम 50 ना पढ़ चुका हूँ। एक पैराग्राफ में समझ नहीं आ रहा था, अपने PhD के लिए मैंने पढ़े। बहुत टफ पैसेजेस हैं, नहीं समझ आते इतनी आसानी से। कोई एशिया के बारे में, इंडिया के बारे में, एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन के बारे में नहीं समझ आते हो, बड़े टफ पैसेजेस। तो लोगों ने आप सीरियसली लेना शुरू किया कि मार्क्स एंगल्स ऐसे नहीं कह रहे थे ये एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन की बात, कुछ मामला कह रहा है, तो समझना होगा। हॉब्सबॉम ने इस पे पहली कोशिश की, उसने मगर उसमें गड़बड़ कर दी। उसने कहा कि एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन से कार्ल मार्क्स एंगल्स की मतलब ये है कि वो समाज जिसमें तबकात ही नहीं थे, वो ये तो हो नहीं सकता। फिर पॉल स्पीसी, मॉरिस गॉब की डिबेट शुरू हुई। उन्होंने ये कहा, उस डिबेट में ये तय पाया कि फ्यूडलिज्म से कैपिटलिज्म में जो ट्रांसफॉर्मेशन हुई उसमें बीच में कहीं पे फ्यूडल सर्फडम ख़त्म हो गया था, फिर सरमायादारी पैदा हुई। तो इसने एक और कॉम्प्लिकेशन पैदा कर दी कि फ्यूडलिज्म ज़रूरी ही नहीं है सरमायादारी निज़ाम के पैदा होने के लिए। अभी तक तो हम यही समझ रहे थे। अब मैं नहीं कह रहा ये दुरुस्त है गलत है, वो आप आते फैसला कर लें, मगर मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि उस वक्त डिबेट ये हो रही थी। फिर समीर अमीन और क्रिस विकम ने लिखना शुरू किया कि ट्रिब्यूटरी मोड ऑफ प्रोडक्शन दुरुस्त एनालिसिस है एशिया। अब ट्रिब्यूटरी मोड ऑफ प्रोडक्शन और एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन में कोई फ़र्क नहीं, सिर्फ नाम का फ़र्क है, यानी उन्होंने रिवाइव करना शुरू किया। इसी तरह फ्रेंच मार्क्सिस्ट ने भी लिखना शुरू किया। तो लिहाजा और भी चीज़ें थी। माओ ज़ेडुंग का अपना मजमून 1937 का ऑन कॉन्ट्रडिक्शन ने बड़ी डिबेट जनरेट की। ग्रामशी की प्रिजन नोटबुक्स ने 30s में
बड़ी डिबेट जनरेट की कि तारीख आगे जाती है, मगर जैसे बख्शन ने बिल्कुल ठीक कहा, वो एक सीधी लकीर में नहीं जाएगी, ना ही वो इब्ने खल्दून की तरह गोल गोल घूमती रहेगी, बल्कि वो जदलियाती तरीके से जाएगी, स्पायरल में जाएगी, डायलेक्टिकल स्पायरल में आगे भी जाएगी, पीछे भी जाएगी। अब और मैं क्या कह सकता हूँ इसके बारे में, सोवियत यूनियन के टूटने के बाद, कि क्या ये हिस्टोरिकल रिग्रेशन नहीं थी? कोई मार्क्सी दानिश्वर आज इसको झुठला नहीं सकता। ये उस सोसाइटी के लिए एक बहुत बड़ी हिस्टोरिकल रिग्रेशन थी। तो हम अब ये नहीं कह सकते कि हिस्टोरिकल रिग्रेशन पॉसिबल ही नहीं है। हमने खुद देख लिया अपनी ज़िंदगी में, हिस्टोरिकल रिग्रेशन ना सिर्फ पॉसिबल है, जिस तरह बख्शन ने कहा कि कभी कभार तबकात की लड़ाई के नतीजे में, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में लिखा है, पूरा समाज ही तबाह हो जाता है, पीछे भी आप चले जाते हैं, स्टैग्नेट भी आप कर सकते हैं। मगर ये है कि जो सोसाइटी स्टैग्नेट कर जाएंगी वो फिर तारीखी किरदार नहीं अदा करेंगे, वो तारीखी किरदार नहीं अदा कर सकते, सो वो फिर उनका हिस्टोरिकल रोल ख़त्म हो जाए। अब आते हैं इंडिया की तरफ। इंडिया के मार्क्सिस्टों में आर.पी. दत्त ने इंडिया टुडे 1940-46 में जो फंडामेंटल थीसिस लिखा कि किस तरह ब्रिटिश ने एक्सप्लॉइट किया, उसका बड़ा अपना एक किरदार रोल रहा। फिर दादा भाई नारोजी ने जो ब्रिटिश एक्सप्लॉइटेशन को नंगा किया और ये कहा कि ब्रिटेन ने इनफैक्ट हमें एक तरह से डी इंडस्ट्रियलाइज किया है, उसका बहुत रोल रहा। फिर ऐसे ही डांगे ने इंडिया फ्रॉम प्रिमिटिव कम्युनिज्म टू स्लेवरी 1949 में जो पब्लिश किए, उसमें आप देखें कि बहुत सारा मवाद उसने ऐसा दिया जो एंगल्स ओरिजिन ऑफ द फैमिली के साथ जुड़ता है। फिर EMS नमूदरीबाद ने 1952 में द नेशनल क्वेश्चन इन केरला में जो मेन थीसिस दिया, तो बहुत ही अहमियत का हामिल है कि वो कहते हैं कि इंडिया को समझना है तो कास्ट को समझो, उसके बगैर एशियन इंडिया को समझा ही नहीं जा सकता, और जब तक कास्ट नहीं टूटेगी बाकी सारी ट्रांसफॉर्मेशन भी नहीं होगी। इस तरह कास्ट का क्वेश्चन सेंट्रल हो गया। टी.डी. कोसंबी ने 1956 में स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री में ये कहा कि जो पीरियडाइजेशन ऑफ इंडियन हिस्ट्री है, उसने अपना ही कोई नया स्कीमा दिया जो बहुत ही अजीबोगरीब है। उसमें पहले स्लेवरी आती है, फिर फ्यूडलिज्म आता है, फिर स्लेवरी आती है, फिर पता नहीं क्या होता है, फिर एक फ्यूडलिज्म फ्रॉम अबव है, फ्यूडलिज्म फ्रॉम बिलो है, वो टोटली एक और चीज़ है, मगर बड़ा स्टिमुलेटिंग और इंटरेस्टिंग थीसिस है। और उसने ये कहा कि फ्यूडलिज्म इस्टेब्लिश्ड इन इंडिया फ्रॉम द 4th century AD, यानी उसने रोम के करीब करीब हिस्ट्री में बयान कर दिया। फिर तभी देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय ने जो मजमून लिखा लोकायाता पे, अ स्टडी इन एंशिएंट इंडियन मटीरियलिज्म गज़ब का मजमून, जिसमें उसने वो बात साबित की कि जो हेरोडोटस जैसे लोग कहते हैं कि ये ईस्टर्न लोग जो है ये तो रैशनल नहीं है, सरकार उसने साबित किया कि इंडिया के जो फिजिशियंस थे, डॉक्टर्स थे, उनका एक पूरा मटीरियलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट विद इन इंडियन फिलोसफी हाजिर है, पूरा स्कूल ऑफ थॉट जो प्योरली मटीरियलिस्ट है। और मैं तो ये भी कहूँगा कि बुद्धा जो है वो बेसिकली वो एक मेरे लिए तो एक फिलोसोफर है, वो एक रिलीजन उसको बना दिया गया उसकी रीइंटरप्रिटेशन करके, मगर फ्रैंकली बुद्धिज़्म जो है वो स्टोइक फिलोसफी से मिलती जुलती एक चीज़, तो वो मैं उसको रिलीजन तो देखूंगा नहीं, रैशनलिस्ट आइडिया है बल्कि अबाउट ह्यूमन इमोशन एंड साइकोलॉजी एक्सेट्रा। अच्छा, फिर शर्मा साहब का जिक्र हुआ और भी यादावा साहब का, जहान साहब का जिक्र हुआ, शर्माली का जिक्र हुआ। अब ये जो सारे थीसिस थे, ख़ास तौर पे R.S. शर्मा का थीसिस 58 के अंदर और 65 के अंदर, इन्होंने ये वही इंडियन फ्यूडलिज्म का थीसिस वो आगे लेके चलते रहे। मगर गौर कीजिए कि शर्मा साहब ने भी कंसीड किया कि इंडिया के अंदर सर्फदम नहीं है, जिसका मतलब है कि ये बेसिकली मार्क्स और एंगल्स की जो डेफिनेशन थी फ्यूडलिज्म की, पूरे बड़ा दो टोक था कि फ्यूडलिज्म वो है जिसमें सर्फडम है, कैपिटलिज्म वो है जिसमें वेज लेबर है, एंशिएंट सोसाइटी वो है जिसमें स्लेवरी है। ये मोड ऑफ प्रोडक्शन के साथ एक मोड ऑफ लेबर जुड़ा हुआ है, हो ही नहीं सकता उसके अलावा। तो शर्मा साहब ने एक तरह से एडमिट कर लिया, लफ्ज़ों में तो नहीं, मगर जब उन्होंने कहा सर्फडम नहीं है तो कल ही वो कहीं। फिर 80s में बड़ा इम्पोर्टेंट एक पीस आया, जहन से नाम निकल रहा है इस वक्त, जिसमें उन्होंने इस पूरे थीसिस इंडियन फ्यूडलिज्म के मुख्तलिफ राइटर्स से लिया। कंसेंसस यही बना
के जो मार्क्सी दानिश्वर है उन्होंने रिजेक्ट कर दिया इंडियन फ्यूडलिज्म का थीसिस। अब इरफान हबीब का वर्क है जो कि क्या नाम है, अग्रेरियन सिस्टम ऑफ मुगल इंडिया पे था, और ये मुगल इंडिया का सबसे डिटेल्ड वर्क है जो आज तक प्रोड्यूस किया गया, सबसे ज़्यादा डिटेल। और जैसे अमर सिद्धू ने कहा, डॉक्टर अमर सिद्धू ने प्राइमरी सोर्सेज से ले लेके सारा डॉक्यूमेंटेड, ब्रिलियंट थीसिस, वेरी वेरी मेथोडिकल। तो इरफान हबीब साहब ने 63 में पब्लिश किया, फिर 99 में दोबारा पब्लिश हुआ, उसी के साथ 90s में अंग्रेज़ी में ये किताब पब्लिश हुई। अब आपने उसका तर्जमा किया। वो उन्होंने क्या बताया, सबसे पहले तो ये कि उन्होंने इंडियन फ्यूडलिज्म का थीसिस रिजेक्ट कर दिया। मुगल एम्पायर फ्यूडलिस्ट है ही नहीं, फ्यूडल नहीं है। जो थीसिस उन्होंने प्रेजेंट किया, उन्होंने नाम तो नहीं लिया, मगर वो मार्क्स के उस ओरिजिनल एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन के थीसिस से ज़्यादा करीब है। मैं बताता हूँ क्यों। सबसे पहले तो उन्होंने ये कहा लिमिटेड कमोडिटी प्रोडक्शन, कमोडिटी प्रोडक्शन है मगर इतनी ज़्यादा नहीं है, डोमिनेट नहीं कर। दूसरी बात उन्होंने ये कहा कि जो जागीरदार है वो निजी मालिक नहीं है ज़मीन का, बल्कि वो तो 3-4 साल बाद डॉक्यूमेंट से साबित किया। मुगल बादशाह उसको एक जगह से उठा के, जगह से तो नहीं उठाता था, वो तो था ही नहीं ज़मीन के, वो तो शहर में होता था। वो उसको एक जागीर उसकी कैंसिल करके उसको एक और जागीर दे देता। लाहौर में बंदा बैठा था, जागीर उसकी बंगाल में होती थी। समझ रहे हैं आप बात? उसका कोई ताल्लुक नहीं था। इरफान हबीब को आप पढ़े, वो एक्सप्लेन करता है जागीरदार एग्रीकल्चरलिस्ट नहीं है, उसका ज़राअत से कोई ताल्लुक ही नहीं है। जागीरदार तो बेसिकली वो बंदा था जो कि मुगल फौज के अंदर घोड़ा सवार शाह सवारों का कैवलरी का हेड था, और कैवलरी को मेंटेन करने के लिए उसको कुछ रकम वगैरह चाहिए थी, पैसा चाहिए था, अनाज चाहिए था। तो बादशाह उसको कहता था वहाँ से लो, उस जागीर से लो। तो वो वहाँ से वसूल करता था टैक्स की शक्ल में, लगान की शक्ल। उसका कोई एग्रीकल्चर से ताल्लुक नहीं, वो किसी पिंड में नहीं रहता था, वो लाहौर में रहता था, वो मुल्तान में रहता था, वो बड़ी बड़ी दिल्ली में रहता था, वो बेसिकली फोर्टिफाइड सिटीज़ में रहता था, और वो कभी जाता भी नहीं था वहाँ पे, ना उसका जाने का काम था। ये बिल्कुल डिफरेंट सिस्टम है मनोरियल स्टेट सिस्टम से जो यूरोप के अंदर था, जहाँ पे फ्यूडल लॉर्ड की अपना कासल उसकी अपनी ज़मीन पे होता था, और जद्दी पुश्ती वहाँ रहते थे, और जद्दी पुश्ती उसका मैनर उसी की मिल्कियत समझी जाती थी। टोटली डिफरेंट सिस्टम था। जी इरफान हबीब ने उसको सारे थीसिस की। फिर उन्होंने ये बताया कि मुगल पीरियड के अंदर, इस किताब में सारी बातें लिखी हैं, ज़मीन की कोई किल्लत थी नहीं, कोई किल्लत नहीं थी। ज़मीन इतनी थी यहाँ पे कि कोई बंदा अगर खेती बाड़ी शुरू करना चाहे तो वो ज़्यादा खेती बाड़ी शुरू कर सकता है। मसला क्या था? पानी। अगर आप उठ के चले जाए कि मैंने वहाँ जगह जाके खेती बाड़ी करनी है, नहीं होगा कुछ आपसे, पानी नहीं पहुँच रहा वहाँ पे। उसके लिए आपको एक अपनी बरादरी की ज़रूरत पड़ेगी, विलेज कम्युनिटी की ज़रूरत पड़ेगी। आप मिलकर फिर विलेज कम्युनिटी में किसी को इलेक्ट करेंगे, सर जी हमारी मदद करें, हम यहाँ कनाल खोदेंगे। इस प्रोसेस से रियासत पैदा हुई है एशिया के अंदर। ये बंदा जो था जिसका अपनी जिम्मेदारी ये लगाई कि आओ हमारे साथ कनाल बनाओ, ये आहिस्ता आहिस्ता अमीर होता गया, इसने टैक्स वसूल किया, ये इंचार्ज बना है सारे इरिगेशन के काम का, और ये फिर आहिस्ता आहिस्ता यहाँ से रियासत की शुरुआत हुई है। कितनी दिलचस्प बात है। तो रियासत की शुरुआत ही हमारे पीरियड के अंदर डिफरेंट है, और आखिर में ये कि साबित कर दिया इरफान हबीब ने कि कोई सर्फडम नहीं है मुग़ल पीरियड के अंदर, ना मुग़ल से पहले ना मुग़ल के बाद। तो तजियाँ उड़ गई उस थीसिस की, मैं समझता हूँ। अब आइए नताइज पर। 8 मुख्तलिफ नताइज हैं। पहली डिबेट है हिस्टोरिकल स्टैग्नेशन ऑफ द ईस्ट का थीसिस। तो मैं आपको बिल्कुल 2 टोके बताता हूँ कि मार्क्स ने जहाँ पर इंडिया की स्टैग्नेशन की बात की है, आप गौर से वो दोबारा पढ़े बेशक, उसने कास्ट सिस्टम की बात की। उसने कहा ये ज़ात बिरादरी का निज़ाम जब तक रहेगा
कोई तरक्की नहीं हो सकती मजीद, और पहले हो गई जितनी हो सकती थी, अब नहीं हो सकती। तो कास्ट सिस्टम को निशाना बना रहा है। और तीसरा, हिंदुज़म के लिए उसने बड़े सख्त लफ्ज़ इस्तेमाल किए, मगर उससे भी उसकी मुराद यही थी कि कास्ट सिस्टम की जस्टिफिकेशन में जो चीज़ें हिंदुज़म के अंदर दर्ज की गई हैं उनके बारे में वो ये कहता है कि दे हैव कंस्ट्रेन्ड द ह्यूमन माइंड इन द स्मॉलेस्ट पॉसिबल कंपस। तोड़ के रख दिया इंसानी दिमाग को छोटे से जहन में और एक छोटे से डब्बे में बंद कर दिया। क्यों बात कर दिया है? क्योंकि अगर मैं पहले ही फैसला कर लूँ आपके बारे में, आपकी जहानत के बारे में, आपकी काबिलियत के बारे में, आपकी ज़ात की बुनियाद पर, तो ये तो बहुत ही absurd लेवल की बात। इसलिए मैं अप्रिशिएट करता हूँ मार्क्स के इस थीसिस को। ये नहीं वो कह रहा कि इस एशिया ने कभी तारे की कोई तरक्की नहीं की, ये तो कोई पागल ही कह सकता है। ये नहीं मैं कह रहा कि हेगल पागल था, थोड़ा सा था भी वैसे मगर पॉइंट ये है कि मार्क्स और खुद एक्नॉलेज करता है कि सिविलाइजेशन एशिया में शुरू। इंडस वैली का जिक्र किया गया, वो चीज़ अलहदा हम डिबेट कर लेंगे, मगर कोई मार्क्स इस बात को डिनाई नहीं कर रहा कि यूरोप से पहले शहर, रियासतें, क्या नाम है, इरिगेशन सिस्टम्स, राइटिंग, साइंस, टेक्नोलॉजी, ये कहाँ पैदा हुई? बेबीलोन में। ये कहाँ पैदा हुई? मिस्र में। ये कहाँ पैदा हुई? फर्टाइल क्रेसेंट में। भाई ये तो कोई डिनाई नहीं कर रहा था 19th सेंचुरी, मार्क्स भी डिनाई नहीं कर रहा था। और फर्टाइल क्रेसेंट के साथ ही इंडियन सिविलाइजेशन ट्रेड भी कर रही थी, इंडस सिविलाइजेशन ट्रेड भी कर रही थी। और फिर मज़ीद आगे जो चाइनीज़ सिविलाइजेशन बहुत कदीम है, वो ज़्यादा कदीम है यूरोपियन सिविलाइजेशंस। मार्क्स ने कभी इसको डिनाई नहीं किया। तो इसका मतलब है जो स्टैग्नेशन का थीसिस है, हाउ कैन यू एक्सेप्ट दैट? अगर वो खुद कह रहा है कि सिविलाइजेशन की शुरुआत ही सारे एशिया में है, वो कह रहा है इन्होंने पहल की, ये आगे निकल गए सबसे, मगर फिर ये फंस गए, फिर दूसरों ने कैचअप करके ओवरटेक किया, ये वो कह रहे हैं। और वो किया भाई, आपके सामने वो किया और तबाह कर दिया हमें कॉलोनाइज किया, हमें गुलाम बनाया, अपनी एडवांसमेंट को इस्तेमाल किया हमारे खिलाफ। दूसरी बात, इंडिया डज नॉट फॉलो द सेम पीरियडाइजेशन एज यूरोप। आप कह रहे थे कि हमें खुद अपने टर्म्स पे अपनी हिस्ट्री को समझना है। आई एग्री विद यू, मार्क्स भी तो यही कर रहा है। वो यूरोप का स्टीरियोटाइप नहीं लगा रहा है इंडिया पे, बल्कि वो ये कह रहा है इनकी तारीख के सारे अतवार, इनकी तारीख का सारा तसलसल हमसे बिल्कुल मुख्तलिफ है। बल्कि एक जगह उसने एक्सप्लिसिटली कहा है कि जो बंदा भी मेरी यूरोपियन स्कीमा को एक फिलोसॉफिकल हिस्टोरिकल स्कीमा ऑल पीपल बनाने की कोशिश करता है, ही इज़ बोथ ऑनरिंग एंड शेमिंग मी एट द सेम टाइम। मैंने ये नहीं कहा कि सारे समाजों ने उन्हीं अदवार को तय करना है जिसको यूरोप ने तय किया है। मैंने सिर्फ वो यूरोप का नक्शा खींचा, मैंने पूरी दुनिया का नक्शा नहीं उसमें खींचने की कोशिश की। साफ उसने लिखा, हमने ये कोशिश की। फिर कहता है, फिर वो दूसरी बात, तीसरी बात है, मैंने आपको बताया इंडिया में सर्फडम नहीं है। अगर इंडिया में सर्फडम नहीं है, RS शर्मा भी मान रहे सर्फडम नहीं है, तो फिर या तो आप सर्फडम की डेफिनेशन इतनी चौड़ी कर ले कि दुनिया जान के सारे मोड ऑफ प्रोडक्शन उसमें बांट दें यार, या फिर आप कोई साइंटिफिक बात करें कि जी मोड ऑफ प्रोडक्शन के साथ एक मोड ऑफ लेबर जुड़ा होता है, वो फंडामेंटल होता है इस मोड ऑफ प्रोडक्शन के साथ, और फ्यूडलिज्म के साथ जो मोड ऑफ लेबर जुड़ा हुआ है वो है सर्फडम। जहाँ सर्फडम नहीं होगा वहाँ पे फ्यूडलिज्म नहीं होगा, जहाँ पे वेज लेबर नहीं होगा वहाँ पे कैपिटलिज्म नहीं हो सकता। अगली बात, इरफान हबीब ने ये तो नहीं कहा कि मुग़ल इंडिया जो है वो एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन है, मगर उसने जो माल की बात की, लगान की बात की, और इस सारी बातें की, उसने टर्म इस्तेमाल की थी मुग़ल मोड ऑफ प्रोडक्शन, या वो कभी कभार कहते थे इंडियन मोड ऑफ प्रोडक्शन। वो इस डिबेट में नहीं जाता कि भी मैं इसको कैटेगराइज कैसे करूँ, कहता है ये छोड़ दो, बात का मसला है, मैंने तो स्टडी करना है कि मुग़ल्स क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर। तो ये अगली बात हुई। वो पीरियडाइजेशन ने पूरे क्वेश्चन को एक तरह से, जिसको कहते हैं ना क्रिकेट में, वेल लेफ्ट कर देता है, छोड़ देता है, मगर क्लियर है उसकी राइटिंग से कि वो उस यूरोपियन पीरियडाइजेशन से इत्तफाक नहीं करता। फिर कास्ट का क्वेश्चन, एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन का थीसिस अगर आप एक्सेप्ट करते हैं बिलफर्ज या मिला जुला उससे उसमें अमेंडमेंट के साथ, क्योंकि वो सही बात की कॉमरेड ने कि हम साइंटिस्ट हैं, साइंस तो आगे बढ़ती है, कोई रुकी तो नहीं रहती। तो फिर मेरा थीसिस ये था PhD का भी कि वरना जो है कास्ट में ज़ात भी है और वरना भी है। वरना इज द क्लास सिस्टम ऑफ एंशिएंट इंडिया।
गौर कीजिए, वरना यानी कि जिसमें ज़ात फिट होती है कि ये ब्राह्मण है और ये क्षात्रिय है और ये शूद्र है और सो ऑन, वो कास्ट सिस्टम है। वो कास्ट सिस्टम एक क्लास सिस्टम भी है। क्यों? क्योंकि उसमें जो शूद्र है या जो आउटकास्ट है उसका एक मखसूस इकोनॉमिक रोल है जिससे वो बाहर नहीं जा सकते, बल्कि उसका तो मखसूस एक प्रोफेशन भी है, जिस शोबा भी है जिससे वो बाहर नहीं जा सकता। इससे ज़्यादा डिवीजन ऑफ लेबर आप क्या चाहते हैं? तो मेरी काफ़ी डिसएग्रीमेंट है फॉर इंस्टेंस वो सबॉल्टन स्टडीज़ वगैरह के लोगों से जो कास्ट और वर्सेस क्लास की बात करते हैं। मैं कहता हूँ कास्ट वो क्लास सिस्टम है जो हमें कदीम समाज से मिल रहा है, वो भी क्लास ही है वरना के एतबार से। और अब वो कास्ट सिस्टम एक कैपिटलिस्ट क्लास सिस्टम में तब्दील हो रहा है। आगे चलते हैं। आखिरी 7वीं बार, क्या कॉलोनियलिज्म ने इंडिया को डी इंडस्ट्रियलाइज किया? क्या मार्क्सिज्म इस थीसिस के खिलाफ होगा? मैं आपको क्लियरली बताऊं कि डेटा ये है कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर 1990 से लेके अब तक हम खुद डी इंडस्ट्रियलाइज हो रहे हैं। इंडिया और कॉलोनियलिज्म को तो छोड़े हो, बिल्कुल ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हर इंडिविजुअल सोसाइटी ने इंडस्ट्रियलाइज होना है। कैपिटलिज्म ने रेड इंडियंस के साथ क्या किया? डी इंडस्ट्रियलाइज नहीं किया, उनको कत्ल ही कर दिया, मार ही दिया। कैपिटलिज्म ने एबोरिजिनीज के साथ किया, ख़त्म कर दिया उनको, जेनोसाइड की उनके खिलाफ। सो देखें, जब आप हिस्टोरिकल स्कीमा से एक स्पेसिफिक सोसाइटी पे आते हैं या एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ हिस्ट्री पे आते हैं, तो उस स्पेसिफिक सोसाइटी या हिस्टोरिकल पीरियड के अंदर डी इंडस्ट्रियलाइजेशन मुमकिन है, मगर ओवरऑल हिस्ट्री के अंदर डी इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हो रही। वो आगे बढ़े, मगर हो सकता है कि वो आपका ऐसा खबीस किस्म का ऐसा साल करें कि आप पीछे चले जाए। जब उन्होंने जुलाहाज और वीवर्स वगैरह को तबाह किया, कॉटन को तबाह किया, तो हमारी मैन्युफैक्चरिंग तबाह हुई। अगर वो इसको छोड़ देते तो वो आगे जाके यार ये कॉटन तो हम बनाते हैं, कब गोरे तो बनाते ही नहीं थे, गोरे तो वुल के कपड़े पहनते थे, उनको तो पता ही नहीं था। वो इधर आए, उन्होंने ये क्या कपड़ा पहना हुआ है आपने? हम तो हज़ारों सालों से ये कपड़ा पहन रहे हैं। उन्होंने कहा ये क्या कपड़ा पहना हुआ है आपने? ये तो हमने देखा ही नहीं कभी। सारी टेक्नोलॉजी यहाँ से ली, जी हाँ, यहाँ से ली टेक्नोलॉजी, और फिर उसको मशीन में कन्वर्ट किया और कपड़ा बनाया। खाम माल यहाँ से लिया, क्योंकि वहाँ तो उगता ही नहीं कॉटन। इंग्लैंड में कॉटन उगा सकते हैं, कपास उगा सकते हैं, नो, क्लाइमेट ही नहीं है वो। यहाँ से कपास ली, कपड़ा बनाया और हमें ही कपड़ा बेचना शुरू कर दिया। और जो लोग यहाँ कपड़ा बनाते थे उन सालों पे रियासत में वो टैक्स लगा के उनको फारिग कर दिया। तो यस, स्पेसिफिक पीरियड्स के अंदर, स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट के अंदर डी इंडस्ट्रियलाइजेशन होती है, जैसे स्टैग्नेशन होती है पूरी सोसाइटीज़ की। मगर ओवरऑल कैपिटलिज्म एज अ हिस्टोरिकल सिस्टम सोसाइटी को इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ ले जा रहा है। आखिर में ये, क्या सोशलिज्म, क्या कैपिटलिज्म के लिए फ्यूडलिज्म ज़रूरी है? भाई मैं तो यही कह रहा हूँ ना कि यहाँ पे कैपिटलिज्म आ गया, फ्यूडलिज्म कभी नहीं था, तो ये तो ज़रूरी नहीं। क्या अब जब यहाँ पे कुछ कैपिटलिज्म और जैसे बख्शल ने कहा प्री कैपिटलिज्म का मिक्सचर है, मगर उसमें डोमिनेंट एलिमेंट सरमायादारी निज़ाम ही है, तो और वो जो बाकियात हैं वो हमारी सकाफत और दूसरी चीज़ों के साथ, जैसे आपने कहा, जुड़ी नहीं है। तो क्या अब हमें ज़रूरत है कि जी पहले यहाँ पे पूरा कैपिटलिज्म आएगा, पता नहीं हम यूरोप बनेंगे, फिर जाके हम सोशलिज्म के लिए स्ट्रगल करेंगे? नो, एब्सोल्युटली नॉट। फंडामेंटल लेसन ही सारी चीज़ से ये है कि तारीख़ इससे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़, इतना सादा सा फॉर्मूला नहीं चलता। तारीख़ जो है कॉम्प्लिकेटेड है, और सबसे अहम बात यह तारीख़ के एतबार से अब तो हम ग्लोबल तारीख़ का एक हिस्सा हैं, इंटरनेट भी है, टीवी भी है, सब कुछ है। सबसे अहम बात यह है जो वो यही होगा कि जो कॉन्ट्रडिक्शंस आज हमारे सामने, मसाइल आज हमारे सामने, उनको हल करने के लिए हम क्या सलूशन दरियाफ़्त करते हैं। मेरे नुक्ता नज़र में, और मैं उम्मीद करता हूँ कि हैदराबाद रोशन ख्याल फोरम के नुक्ता नज़र में और आपकी नुक्ता नज़र ने, जब तक कि हम इस इंटरनेशनल कैपिटलिज्म से और प्री कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक फॉर्मेशंस की बाकियात जो हमारे मुल्क के अंदर मौजूद है उनसे, और ये न्यू कॉलोनियल किस्म की जो रियासत बनी हुई है, इससे
इन सब चीज़ों से जब तक छुटकारा हासिल नहीं करेंगे तो हम भी इसी तरह हिस्टोरिकल स्टैग्नेशन का शिकार हो रहेंगे जिस तरह हम पिछले 30 सालों से हैं। यानी कि एक्चुअली हल इसी चीज़ में है कि हमें सोशलिज्म की तरफ कदम बढ़ाने हैं, हम उसको हासिल कर सकते हैं। हमने अपना अहद करना है, मिशन बनाना है और तारीख आपने बनानी है। तारीख का कोई पीछे फॉर्मूला नहीं बैठा, टेलीलॉजिकल मसला नहीं है। आपने फैसला करना है कि क्या करना है क्या नहीं करना। आप अगर फैसला करेंगे कि इस फरफूदा निज़ाम से आप थक गए हैं, ख़त्म हो गया ये निज़ाम, हमें कुछ नहीं दे सकता तारीख़ी एतबार से, माशी एतबार से, सियासी एतबार से, सहनी एतबार से, तो फिर आप जब मुनज़्ज़म होंगे तो सोशलिज्म के लिए राहें खुलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया।